हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? चलो, केमिकल पीरियोडिसिटी का ये सेकंड लेक्चर आपका है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि पीरियोडिक टेबल क्यों बना है, एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों किया गया है, और एलिमेंट्स को क्लासिफाई किन किन लोगों ने किया था। तो हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में मेंडलीफ के बारे में पढ़ लिए थे कि मेंडलीफ ने अपने समय में जितने भी डिस्कवर्ड 63 एलिमेंट्स थे उसको उसने क्या किया कि 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स में उसने क्या किया, डिवाइड किया। लेकिन बच्चों, आपको पता है ये चीज कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज तो है ही। एडवांटेज ये था उसका, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था का कि अगर मान लो किसी भी ग्रुप की अगर एक एलिमेंट्स के बारे में अगर हम स्टडी कर ले तो बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी हमको पता चल जाती थी। जैसे कि एक सपोज मान लो, मैंने पहले ही बता दिया था पिछले वाले लेक्चर में कि मेंडलीफ के समय में जितने भी एलिमेंट्स थे उसको क्या किया, उसने ग्रुप में क्लासिफाई, पीरियड में क्लासिफाई किया। मेटल को उसने किधर रखा? मेटल को उसने रखा लेफ्ट साइड में। नॉन मेटल को किधर रखा? राइट साइड में। और नॉन मेटल के साथ ही उसने किसको रखा था? मेटलॉइड्स को रखा था। चूंकि बच्चों मेंडलीफ के समय में इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो देखो, सबसे पहले मैं बताता हूं कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज ये था बच्चों कि मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को ऐसे क्लासिफाई किया था कि अगर मान लो किसी एक एलिमेंट्स, किसी ग्रुप से अगर एक एलिमेंट्स की अगर प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ लेते हैं तो हमको ये पता चल जाता था कि चलो भाई, उस बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, वही होगी। जैसे कि सपोज मान लो, देखो ग्रुप फर्स्ट की मैं बात करूं तो ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स है बच्चों? आज भी वही है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीएस एंड यहाँ पे फ्रांसियम। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे लिथियम से लेकर के फ्रांसियम तक के बच्चों, अगर मान लो कि मैं एक लिथियम के बारे में या मान लो कि सपोज मैं सोडियम के बारे में स्टडी कर लेता हूँ, तो सोडियम के बारे में पढ़ लेने के बाद बाकी इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे वो रुबिडियम हो, सीएस हो, एफआर हो, बाकी सारे एलिमेंट्स की कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी हमको समझ में आ जाती है। हालांकि एक बात मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं बच्चों, फ्रांसियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ग्रुप फर्स्ट का फ्रांसियम और ग्रुप सेकंड का आपका रेडियम, दो ऐसे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। एस ब्लॉक के आगे मैं बताऊंगा, एस पीडीएफ, वो मोस्टली पीरियोडिक टेबल में। तो आपका क्या है, ये जो आपका क्या है बच्चों, ये जो आपका है, दोनों क्या है आपके, ये फ्रांसियम और ग्रुप सेकंड का रेडियम, बोथ आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते क्या है मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं इस पे फोकस करता हूं, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज के बारे में। पहला एडवांटेज ये था। दूसरा एडवांटेज ये था बच्चों कि मेंडलीफ ने क्या किया था कि न्यूली डिस्कवर्ड, चूंकि देखो मेंडलीफ बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो मेंडलीफ ने क्या किया कि आगे जितने भी डिस्कवर्ड एलिमेंट थे, होने वाले थे, तो जितने भी डिस्कवर होने वाले एलिमेंट, उस एलिमेंट्स थे, उसके लिए उन्होंने क्या किया, जगह खाली छोड़ दिया था। और बात भी सही है, जब आगे चल करके बहुत सारे एलिमेंट्स की जब डिस्कवरी हुई तो उनको कैरेक्टर के अनुसार, उनके कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार उनको उसमें एडजस्ट किया गया। तीन उनका एक एडवांटेज था। बात समझ में आ गई? देखो, एडवांटेज की अगर बात की जाए तो उन्होंने, सीधी सी बात है यार, अगर पीरियोडिक टेबल का जो मेन अगर कहा जाए, ओल्ड पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक टेबल दो तरह का होता है, आपको पता है पीरियोडिक टेबल दो तरह का होता है। एक होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आपने देखा होगा जब मार्केट में अभी आप खरीदने जाओगे तो वहां पे लिखा रहता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और एक आपका होता है ओल्ड पीरियोडिक टेबल। तो ओल्ड का मतलब क्या? ओल्ड मतलब मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। समझ में आ रही बात है मैं क्या बोल रहा हूं उसको? तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का और भी डिफेक्ट है। अब डिफेक्ट क्या सुनो यहाँ पे, डिसएडवांटेज क्या सुनो यहाँ पे, मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं किया था। आपको पता है कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को ग्रुप 17 में रखा गया था, जिसको आज ग्रुप 17 बोलते हैं ना, उसको रखा, उसको उसमें वहां पे हाइड्रोजन को रखा गया था। किसके साथ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ रखा गया था, जो कि गलत है यार। सोचो आप कि कहां फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दिस ऑल आर कॉल्ड हेलोजन, और कहां हाइड्रोजन। तब पूछो कि सर क्यों रखा था उसने, तो उसका उसने रीजन ये दिया था, उसका लॉजिक उसने ये दिया था कि हाइड्रोजन गैस है और फ्लोरीन, क्लोरीन भी क्या है, गैस है, इसलिए उसको कहां रखा, उसमें रख दिया है। लेकिन बाकी की प्रॉपर्टी करे तो बाकी की हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी और कहां हेलोजन की प्रॉपर्टी, बहुत प्रॉपर्टी मैच नहीं करती। तो एक और मान के चलो कि ये क्या था, आपका डिसएडवांटेज था। किसके? मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की, ये डिसएडवांटेज था। एडवांटेज दो तो हमने पढ़ लिया, अब डिसएडवांटेज क्या था? पहला देखो, पहला तो हाइड्रोजन का पोजीशन था। दूसरा आपका था मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल जो है, जो हम पढ़ते हैं,
पुराना वाला ओल्ड पीरियड, वो क्या था आपका? मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे बेस्ड था, जो कि गलत है। आगे मैं आपको बताऊंगा अभी मोस्ले के बारे में, गलत है। आप सोचो यहां पे किसी भी एलिमेंट्स के मास एक हो सकते हैं, दो तीन एलिमेंट्स तो मास एक हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर एक नहीं हो सकता है। जिसकी इसका मैं प्रूफ दे देता हूं आपको कि मेंडलीफ का एटॉमिक मास पे जो बेस्ट जो पीरियोडिक टेबल था वो क्यों गलत था, मैं बताता हूं। देखो, ये हमारे पास Ar है, K है और ये Ca है, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम। इन तीनों का एटॉमिक नंबर होता है 18, 90 और 20 होता है, लेकिन सबके मास की बात करें, सबका मास अप्रोक्सीमेट में ले रहा हूं यहां पे 40 होता है। अब आप सोचो, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो उनका क्लासिफिकेशन था, उसके अकॉर्डिंग इन तीनों को एक ही साथ रखा जाना चाहिए, क्योंकि भाई तीनों की क्या है, तीनों का जो है वो मास क्या है, 40 है। लेकिन अब एक बात बताओ, क्या तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। कैसे भाई? सोचो आप कि ये इनर्ट गैस है ना, और ये आपका क्या यहां पे, ये आपका अल्कली मेटल है और ये आपका क्या है, अल्कली अर्थ मेटल है। तो कहां प्रॉपर्टी मैच किया यार? प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन मेंडलीफ के अकॉर्डिंग इनको एक साथ रखना चाहिए। गलत है, बिल्कुल गलत है। उसके बाद सेकंड जो आपका डिसएडवांटेज था, लिमिटेशन जो था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का, वो ये था कि उन्होंने क्या किया कि ज्यादा मास वाले एलिमेंट्स को पहले रख दिया और कम मास वाले को बाद में रखा। जनरली हम क्या करते हैं, जो कम है उसको पहले रखते हैं, ज्यादा वाले को बाद में रखते हैं। तो उनका ये दूसरा डिसएडवांटेज था, ये भी गलत था। तो कहने का मतलब ये हुआ डायरेक्टली इनडायरेक्टली में कि कहीं ना कहीं मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जो था वो 100% सही नहीं था। यानी कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में ठीक था, ठीक था मतलब कहने का मतलब ये था कि उसने क्लासिफिकेशन तो कर दिया एलिमेंट्स को, और उन्होंने एक बहुत बड़ा ये काम किया कि आगे जितने भी न्यूली डिस्कवर्ड होने वाले एलिमेंट्स थे उसके लिए उन्होंने जगह भी छोड़ दिया, लेकिन बहुत सारे चीजों के बारे में उन्होंने क्लियर नहीं बताया था। अब एक और एक डिसएडवांटेज सुन लो आप, पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स। अब हमारे जितने भी यहाँ पे 10th के स्टूडेंट हैं उनको तो ये पता होगा, 9th क्लास में पढ़ चुके हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि आइसोटोप क्या होता है। एलिमेंट्स हैविंग दी सिमिलर, एलिमेंट्स क्या होता है जिसके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एक ही होते हैं, मास क्या होता है, अलग अलग होते हैं। अब जैसे कि मैं कार्बन की बात हूं, कार्बन का 6 और मास यहां पे कितना 12 और 14, तो क्या है, बोथ आर आइसोटोप्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेंडलीफ ने पूरे पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा था। सोचो कितनी बड़ी डिफिकल्टी थी। अरे सीधी सी बात है यार, आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, या उस समय भी जब मेंडलीफ डिस्कवर्ड कर रहे हो उस समय भी ऐसे एलिमेंट्स थे, कार्बन तो बहुत पहले डिस्कवर हो चुका था, जो आइसोटोप दिखाते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आइसोटोप्स दिखाते हैं। अब मेंडलीफ ने आइसोटोप के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ा था, ये सबसे बड़ा डिफिकल्टी हो गया वहां पे। समझ रहे हो बात को? चलो, तो इन सभी डिफिकल्टी को दूर किया, किसने दूर किया भाई? मोस्ले ने। मोस्ले का पूरा नाम था हेनरी मोस्ले, पहली बात। दूसरी बात कि आज के डेट में जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं बच्चों, वो हेनरी मोस्ले का ही क्या है, करेक्शन किया, डेवलप किया हुआ है। कॉन्सेप्ट तो मेंडलीफ का ही था, लेकिन उसको मॉडिफाई किसने किया? यहां पे हेनरी मोस्ले ने किया है। इन सभी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हेनरी मोस्ले ने एक अपना अलग कॉन्सेप्ट दिया, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मोस्ले पीरियोडिक लॉ, मोस्ले पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनो। मोस्ले का पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जबकि मेंडलीफ का क्या था, एटॉमिक मास था। ये कॉन्सेप्ट क्या है, एटॉमिक नंबर बेस है, और सही भी है। नंबर बेस क्यों है भाई? क्योंकि मोस्ले का तर्क ये था, लॉजिक ये था कि, बार बार बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुनना, कि किसी भी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास तो एक हो सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग मेंडलीफ ने क्लासिफाई किया था, लेकिन किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर एक नहीं हो सकता है। अब बताओ, पूरे पीरियोडिक टेबल में 18 कौन से एलिमेंट का होगा? आर्गन का होगा। 20 कौन से एलिमेंट का होगा? कैल्शियम का होगा। 19 किसका होगा? पोटेशियम। लेकिन अगर तुमसे पूछा कि 40 मास किसका होगा, तो आप बोलोगे 40 मास अप्रॉक्स में तीनों का होगा।
तो बताओ ज्यादा अच्छा कौन सा है? मोस्ले का पीरियोडिक जो लॉ है वो ज्यादा अच्छा है। तो मोस्ले ने क्या किया कि अपने समय तक डिस्कवर्ड जितने भी एलिमेंट्स थे उसको उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे क्या किया, बेस्ड उसने क्या किया, क्लासिफाई किया। और उन्होंने क्या बोला कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग अगर एटॉमिक मास पे अगर एडजस्ट किया जाए तो एक सर्टेन एलिमेंट्स को अगर उनके एटॉमिक नंबर पे एडजस्ट किया जाए तो एक सर्टेन नंबर के बाद एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या करेगी, मैच करेगी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। और बात भी सही है ना, आज तक जो भी हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक, आज तक जो भी हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक का जो प्रॉपर्टी पढ़े वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं मोस्ले के अकॉर्डिंग, हेनरी मोस्ले के अकॉर्डिंग। पहली बात। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को उन्होंने क्या किया, लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो आपने पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा, जब आप पीरियोडिक टेबल खरीदते हो आप लिख रहा है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म का मतलब क्या होता है, सुनो मेरे बात ध्यान से। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप में क्लासिफाई किया। तो उसने क्या किया, पीरियड तो वही रखा लेकिन ग्रुप को उन्होंने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। कैसे बड़ा किया अब मैं बताता हूं, ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडलीफ का जो पूरा का पूरा बच्चों पीरियोडिक टेबल है वो क्या था, एटॉमिक मास पे था, जबकि मोस्ले का पूरा पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे है और टोटल का टोटल क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है। किसका, मोस्ले का। मोस्ले ने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स उनको सबको एसपीडीएफ पढ़े हो ना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, एसपीडीएफ में क्या क्या क्लासिफाई कर दिया था। जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल में एस आ रहा है उसको एस में, जिसके लास्ट में पी आ रहा है उसको पी में, जिसके लास्ट में डी आ रहा है उसको डी में, और जिसके लास्ट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ आ रहा है उसको एफ ब्लॉक में रखा। तो सबसे पहले उसने क्या किया, 4 ब्लॉक में बांट दिया एसपीडीएफ, और उसके बाद उसने क्या किया, लॉन्ग फॉर्म में उसको कन्वर्ट। लॉन्ग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से, ध्यान सुनना, देखो इधर। ये एक्चुअल में देखा जाए तो मोस्ले के पीरियोडिक टेबल का क्या था, ये आपका एडवांटेज था कि मोस्ले ने क्या किया कि 18 में क्या किया, उसको एक्सपेंड किया। देखो 8 ग्रुप्स थे टोटल, कितने ग्रुप्स थे, 8 थे। किसके, मेंडलीफ के। मेंडलीफ के टोटल कितने थे, 8 थे। अब मोस्ले ने उसको कैसे 18 में कन्वर्ट किया, ध्यान सुनना। देखो 1 से लेकर के 1 to 7 जो आपके मेंडलीफ के जो आपके क्या थे ग्रुप में जो एलिमेंट्स थे वो कौन से थे। सबसे पहले उसने क्या, उसको 2 पार्ट में उसने क्लासिफाई किया। 2 पार्ट में किसने क्लासिफाई किया, हेनरी मोस्ले ने, ए और बी, मतलब सेक्शन वाइज। तो बताओ टोटल 14 ग्रुप्स यहां पे बन गए, बताओ। यानी कि सीधी सी बात है, 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B ऐसे कर कितना हो गया, 8 7 तक कितना हो गया, यहाँ पे 14 ग्रुप्स हो गए। लॉन्ग फॉर्म में बता रहा हूं कि लॉन्ग फॉर्म कैसे बना। उसके बाद चूंकि मेंडलीफ के समय में इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो मोस्ले ने क्या किया, हेनरी मोस्ले ने क्या किया कि इनर्ट गैस के लिए एक अलग से ग्रुप बना दिया जिसको हम बोलते हैं जीरो ग्रुप। इसको हम 18 ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो एक ग्रुप यहां पे पड़ गया, जोड़ते चलो आप, ये किसका हो गया, इनर्ट गैस के लिए, इनर्ट। और चलो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का डिसएडवांटेज ये भी था कि मेंडलीफ ने 1 से लेकर के 7 तक में सभी में एक एलिमेंट, एक ग्रुप में एलिमेंट्स को एडजस्ट किया, लेकिन उसने क्या किया कि 8 ग्रुप में 3 एलिमेंट को एक साथ रख दिया। सोचो ग्रुप 1 से लेकर 7 तक में सब में एक 1 एलिमेंट को एडजस्ट किया, किसने, मेंडलीफ ने, और ग्रुप 8 में उसने एक साथ 3 एलिमेंट को रख दिया था। वो भी एक बहुत बड़ा क्या था, उसका डिसएडवांटेज था। तो उसने क्या किया, 8 को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, किसने, हेनरी मोस्ले ने। तो चलो 3 ग्रुप यहां पे बन गए बच्चों। अब टोटल ऐड कर लो आप, कितना हो गया यहाँ पे, 18 हो गया। बताओ टोटल 18 ग्रुप्स यहां पे बन गए। एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान सुना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 to 14 मेंडलीफ के ग्रुप को 1 to 14 को मोस्ले ने क्या किया, 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया सेक्शन में, ए बी ऐसे कर कितने ग्रुप बन गए, 14। इनर्ट गैस के लिए उसने अलग ग्रुप बनाया, 14 1 कितना 15, और 18 ग्रुप को 18 जो 8 ग्रुप था उसमें जो 3 एलिमेंट रखे उसको अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। तो 3 यहाँ पे नए ग्रुप बने। टोटल कितने ग्रुप्स हो गए बच्चों, 18 ग्रुप्स हो गए। इस तरह से हम जो नया पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके साथ ही साथ जो कि मैंने अभी जस्ट बोला है कि हेनरी मोस्ले का जो पीरियोडिक टेबल था वो किसे बेस्ड था, एटॉमिक नंबर पे। तो बताओ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है।
तो इस कारण से हाइड्रोजन को सबसे पहले रखा उसने। हालांकि एक बात मैं अभी बहुत क्लियर बताना चाहता हूं तुम लोग के, आज की डेट में भी दो एलिमेंट्स ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में जिनका पोजीशन आज तक अभी तक कॉम्प्लिकेटेड है, कंफर्म नहीं है, गलत ही है। वो है हाइड्रोजन और दूसरा आपका कौन सा, आपका हीलियम। ये दो ऐसे एलिमेंट्स, ये आपका डिफेक्ट हो गया। किसका डिफेक्ट हो गया भाई? तो आपका डिफेक्ट हो गया हेनरी मोसले के पीरियोडिक टेबल का। यानी कि एक बात और ध्यान रखना कि आज के डेट में भी जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो भी 100% परफेक्ट नहीं है बच्चों। कैसे? ध्यान सुनना। चूंकि उसमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को कहां रखा है? ग्रुप फर्स्ट में रखा गया है। जबकि ग्रुप फर्स्ट में कौन सा एलिमेंट है? अभी बता रहा हूं मैं। ग्रुप फर्स्ट में आपको अल्कली मेटल्स हैं। और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। तो इसको कहां रखा जाना था? ग्रुप 2 में रखा जाना चाहिए था। जबकि हीलियम को कहां रखा है? ग्रुप 18 में रखा गया है, जो कि गलत है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं हाइड्रोजन और हीलियम का जो पोजीशन है आज भी अनसर्टेन है पीरियोडिक टेबल में। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कोई 2-4-10 सालों में ऐसे कोई साइंटिस्ट आएंगे जो इनका प्रॉपर लॉजिक देकर के इनके लिए या तो अलग से कोई ग्रुप बनाएंगे या तो फिर उनको किसी ग्रुप में लॉजिकली उसको एडजस्ट करेंगे। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हेनरी मोसले के पीरियोडिक टेबल को आप एक बार देख लो। ऐसे देखो यहां पे ध्यान से कैसे क्लासिफाई किया गया। देखो बच्चों, यहां पे ये आपका एस है, ये पी है, ये डी है और इसके जस्ट नीचे एफ है। तो ग्रुप देखो यहां पे, इस 1 और 2 ग्रुप को यहां पे रखा गया इस ब्लॉक में। ये सब ब्लॉक्स हैं, यानी कि मोस्टली के पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक्स, एसपीडीएफ। उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 और लास्ट में 18, ये सब क्या है? पी में रखे हुए ग्रुप्स हैं। उसके बाद थर्ड से लेकर के 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके 12 तक। थोड़ा छोटा लिखता हूं मैं यहां पे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ये सब कहां रखा गया बच्चों? डी में रखा गया। और बाकी एफ में यहां पे ये है, देखो। चलो अब देखो, अब मैं इनके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा बताता हूं। देखो, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है, सबकी अपनी अपनी खासियत है। खासियत क्या है? ध्यान सुनना। इस ब्लॉक में अल्कली और अल्कली अर्थ मेटल को रखा गया है। अभी क्या होता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि आज के लेक्चर में नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो इनमें अल्कली, ग्रुप फर्स्ट में अल्कली और ग्रुप सेकंड में अल्कली अर्थ मेटल को रखा गया। ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, दिस ऑल आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। और इसके बीच में भी इधर साइड में क्या रखा गया? यहां पे आपको रखा गया मेटलॉइड्स को रखा गया। तो ये मैंने बोला पी के बारे में, नॉन मेटल, मोस्टली नॉन मेटल्स, मोस्टली मतलब लगभग नॉन मेटल कहां पे रखे गए बच्चों? पी ब्लॉक में रखे गए हैं। अब डी ब्लॉक क्या है? तो डी ब्लॉक की अपनी स्पेशलिटी है। डी ब्लॉक ऑल हेवी मेटल्स। कौन सा मेटल? हेवी मेटल्स। आयरन हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑल हेवी मेटल्स आर एडजस्टेड इन डी ब्लॉक। यानी अगर तुमसे किसी ने पूछा कि बताओ भाई पीरियोडिक टेबल में हेवी मेटल्स कहां पे रखे हैं, तो आप आंख बंद करके बोल देना कि भाई डी ब्लॉक में रखे गए। हो गया। हालांकि इनके और भी प्रॉपर्टी है, बताऊंगा। अब ए ब्लॉक क्या है बच्चों? तो एक ब्लॉक के बारे में बताता हूं। देखो यहां पे ए ब्लॉक में जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, उनमें से मोस्टली एलिमेंट्स क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब अगर आप लोगों से किसने पूछा है बताओ भाई ए ब्लॉक में पूरे पीरियोडिक टेबल में हमको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहां मिलेंगे, आपसे किसी ने क्रॉस क्वेश्चन पूछा, तो आप क्या बताओगे उनको? आप क्या बोलोगे? एस में, पी में, डी में या एफ में? उसने क्वेश्चन बोला है कि मोस्टली, मतलब अधिकतर। ऐसे तो एकक आपके इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहां भी मिल जाएंगे इस ब्लॉक में, मैंने अभी जस्ट बोला था फ्रांसियम और रेडियम। लेकिन अधिकतर कहां मिलेंगे? तो आपको कहां मिलेंगे? ए ब्लॉक में मिलेंगे।
यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, फ्रांसियम, जितने भी आपके हैं। तो अब यहां पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पूछना चाह रहे होंगे सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो दोज टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, वह सभी एलिमेंट्स जिनके ब्रेक होने के बाद अल्फा, बीटा और गामा रे इमिट्स होता है। यानी वो सभी एलिमेंट जिनकी ब्रेकिंग के बाद, जिनके टूटने के बाद, ब्रेक होने के बाद अल्फा, बीटा और गामा रे इमिट्स होता है, दिस ऑल एलिमेंट्स आर कंबाइनली कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। And radioactive elements are mainly used for the formation of bombs, and they are also used as a fuel in the nuclear reactor. Nuclear reactor में भी इनका यूज होता है। इसके साथ ही साथ बॉम्ब बनाने में भी इनका यूज होता है, चाहे वो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात है, चाहे हम बात करें यहाँ पे एटम बम की बात करें, तो बॉम्ब बनाने में इनका यूज होता है। और यही कारण है कि एटम बॉम्ब का जो विस्फोट होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि पता है तुम लोग को अल्फा, बीटा और गामा ये ऐसे रेज हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जाकर लिविंग सेल को डेड कर देते हैं। सोचो कि आज से कई सालों पहले जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी जो बॉम्ब गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, अमेरिका ने वहां पे एटम बॉम्ब गिराया था, उसका रेडिएशन का इफेक्ट आज तक देखने को मिल रहा है यार। आज भी वहां पे जो बच्चे, प्रॉपर वहां के जो रीजन के जो बच्चे होते हैं, आज भी वहां पे फिजिकल हैंडीकैप्ड या मेंटल हैंडीकैप्ड होते हैं। इसका रीजन क्या है? अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। इस कारण से एटम बम के यूज पे हर एक कंट्री में बैन कर दिया है कि कोई भी कंट्री एटम बम का यूज नहीं करेगा, क्योंकि एटम बम से जितने लोग मरते नहीं उससे ज्यादा लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा डेंजरस यहाँ पे पोजीशन है। फिलहाल आप समझ गए कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है? दोज एलिमेंट्स विच ब्रेक डाउन एंड रिलीज अल्फा, बीटा एंड गामा रेस। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया आपका तो अल्फा, बीटा और गामा रेस। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि ये जो आपका क्लासिफिकेशन वो किसने किया था? तो हेनरी मोसले ने किया था, और हेनरी मोसले का क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छा था, इस कारण से आज तक उसको हम पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे चाहे हम एस की बात करें, चाहे पी की बात करें, चाहे डी की बात करें, चाहे एफ की बात करें। समझ में आ गई बात? तो इतना तक आप समझ लो। यहाँ पे कल के लेक्चर में हम और इसके बारे में डिटेल में स्टडी करें, और कल मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। कौन सा ट्रिक बताऊंगा? कल मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा शॉर्टकट, जिससे आप किसी भी एलिमेंट्स को आसानी से बता सकते हो कि इसका पोजीशन इस पीरियड टेबल में यहां पे होगा। कान खुला ना, सुन लो ध्यान से। कल के लेक्चर में मैं आपको यह बताऊंगा कि इस एलिमेंट्स का, पार्टिकुलर एलिमेंट का पीरियड टेबल में पोजीशन कैसे आप फाइंड करो। जिसके आपसे किसने बोल दिया चलो कैल्शियम कहां पे होगा बताओ, तो आप बिना पीरियड टेबल देखे उसको बता सकते हो कि उसका पोजीशन वहां पे होगा। आपसे पूछा चलो फ्रांसियम बताओ कहां पे होगा, गैलियम बताओ कहां पे होगा, जर्कोमेनियम कहां पे होगा, तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक कल बताऊंगा कल के लेक्चर में, जिससे आप किसी भी एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है 118, किसी भी एलिमेंट्स को बिना पीरियोडिक टेबल देखे आप आसानी से बता सकते हो कि भाई इसका जगह यहां पे होगा। ठीक है, चलो तो जितना ही मैंने बताया उसको अच्छे से समझना, देखना। और हाँ, एक बात और, क्वेश्चंस आज पे बेस्ट मैंने बहुत सारे मिलेंगे। किस पे मिलेंगे तो मैं बताता हूं, मेंडलीव के डिफेक्ट्स पे, मेंडलीव के एडवांटेज पे, मोसले के डिफेक्ट्स पे, मोसले के एडवांटेज पे, ये सब आपके क्वेश्चंस मिलेंगे बोर्ड के लेवल के। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। मुझे अपडेट भी करना है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताना, शेयर करना, ठीक है ना। चलो आज के लिए लेक्चर में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट।